Hello to all my students. Welcome back to your favorite educational channel Magnet Brains. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th NSO फिजिक्स का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी के बिगिनर्स लेवल MCQ। यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड में हमें पता है 3 लेवल्स में क्वेश्चंस आते हैं, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, अचीवर्स। अब ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसको हमने पूरा कवर कर दिया है टॉपिक वाइज, तो अगर कुछ मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर वीडियो से हम शुरुआत करेंगे बिगिनर्स लेवल MCQ की कहानी। MCQ क्या होता है जल्दी से बता देती हूँ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा, उसके होंगे 4 ऑप्शन और कोई एक ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो में तैयार हो जाओ, एंड तक हम सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में आपको जो है आंसर कॉमेंट करके बताना है। अब डरना नहीं कि आंसर सही हो या गलत, क्योंकि ये एक्चुअल एग्जाम नहीं है, ये तैयारी है। सो दिस इज योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट भाई। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स करते आते हैं मेरे साथ सॉल्व, तो उन्हें पता है क्या कहानी चल रही है। एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, कुछ चंद सेकेंड्स में आपको दूंगी, और उसके बाद भी लगता है थोड़ा टाइम और चाहिए, तो यू हैव ऑल दी फैसिलिटी। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आंसर, उसके बाद खुद ही कमेंट करके बताना है ना, मेरे तक वेट नहीं करना। और उसके बाद मैं आपको सल्यूशन बताऊंगी। कोशिश ये करा करो, अभी जो मैं आगे कुछ लाइनें बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। देखो, जब भी हम ये वीडियोस देखते हैं ना, तो इसमें मैं क्यों कहती हूँ कमेंट करके आंसर बता दो, क्योंकि होता क्या है, अगर मैंने मान लो इसका आंसर बता दिया तो आप दिमाग में सोचोगे हाँ मैम मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हो सकता है आपने पहले कुछ और सोचा हो। तो वो है ना, हम अपने ही माइंड के साथ गेम खेलने लगते हैं। तो ऐसा मत क्या करो, कमेंट करके बताओ, सही निकले गलत निकले, दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ताकि आपको पता चलेगा मेरा ये टॉपिक थोड़ा वीक है, मुझे इसे अच्छे से स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स of rating 60 watt each are joined in series and then connected to electric mains. The power consumed by these 3 bulbs will be A 180 watt, B 60 watt, C 20 watt or is it D 20/3 watt? देखो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, और उसके बाद क्या करना, कमेंट में आंसर कैसे बताओगे बता दे रही हूँ। 1 लिख के, जो भी क्वेश्चन का नंबर है वो लिख के एक डैश लगा के लिख देना ऑप्शन A, B, C या D। विदाउट क्वेश्चन नंबर डू नॉट सबमिट द आंसर्स, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा भाई। ओके, और ये मैं इतनी देर बोल रही थी, आपको टाइम दे रही थी कि जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तब तक जो है मैं अप्रोच बता देती हूँ कैसे सॉल्व किया करो हमेशा। फिजिक्स में मार्क्स कम क्यों आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेस तो याद होता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको सभी फॉर्मूले एकदम ज़बानी रटे होते हैं, लेकिन भाई फॉर्मूले का करोगे क्या, जेब में थोड़ी ना लेके घूमोगे। फॉर्मूले को लगाना है क्वेश्चन में। तो इस पर्टिकुलर सेशन में क्या होता है, अप्रोच सीखोगे। सिर्फ हम तो 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन आप इसके आगे 100 क्वेश्चन लगा सकते हो, अगर कितना भी डिफिकल्ट वो क्वेश्चन हो। अप्रोच सीख के जाओ कि भाई पहले क्वेश्चन में जो भी दिया है बेटा उसे गिवन लिख लिया करो। गिवन यानी क्या, जो क्वेश्चन में दिया है। तो अब कुछ समझदार बच्चे होते हैं, कहते हैं मैम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, क्यों मेहनत करनी है। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा क्वेश्चन में दिया है वर्ड प्रॉब्लम, और मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम से वैसे ही चिढ़ते हो बड़ा। तो क्या क्या करो, जैसे यहाँ क्या दिया है 60 वॉट। 60 वॉट यानी क्या होता है, पावर। तो पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, यूजुअली P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू 60 वॉट। व्हाट इज माई पर्पस, मेरा पर्पस ये है कि भाई अब आपने P देखा ना, तो आपको फॉर्मूलाज याद आएंगे, बिकॉज फॉर्मूला हम कैसे याद करते हैं, सिंबल से याद करते हैं। तो यहाँ पे सिंबल देखोगे तो आता जाएगा आंसर। और मैं उम्मीद करती हूँ वैसे ही बहुत फास्ट हो आप लोग, है ना, बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो, जल्दी से आंसर बता दिया होगा। P 60 वॉट है, और क्या कहा गया है, कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मेन्स। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो याद करो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज और पैरेलल हमने पढ़ा था, है कि नहीं। तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, और कितने बल्ब कनेक्टेड हैं, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, 3 बल्ब कनेक्टेड हैं। तो बेटा ये 3 क्या हो गया, यहाँ पे 3 क्या हो गया, बोलो मैम 3 एक नंबर है, बिल्कुल सही बात है, 3 नंबर है। नंबर यानी क्या हुई, ये क्वांटिटी हो गई। उसको हम कैसे डिनोट करते थे, स्मॉल n से, बोलते थे ना n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, n नंबर ऑफ बल्ब। तो ये हो गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, कितने हो गए, 3। तो ये नज़ारा देखो भाई, P है, N है, हमें क्या निकालना है, नया पावर। क्या निकालना है, द पावर क्या होगा इन तीनों बल्ब का जो इन्होंने कंज्यूम किया, उसको हम ले सकते हैं P डैश से। न्यू पावर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P डैश से। चलिए अब नाउ योर टाइम्स अप, इट्स माय टर्न। कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, सीरीज में कनेक्टेड है। आपको क्या करना है, आपको जो है P डैश इज इक्वल टू
P/n वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वाई आई वेरी मच लाइक दीज MCQs, क्योंकि होता क्या है, हम कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना थोड़ी नई चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। इट्स नॉट लाइक कि पूरा टॉपिक बदल जाता है, लेकिन उसी में से देखो, पढ़ पावर रहे हो, पढ़ सीरीज रहे हो, लेकिन एक नई वेराइटी का क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे भी जो मैं फॉर्मूलाज बताती जाऊँ उसको भी जो है नोट डाउन करते जाना। क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो P डैश क्या हो जाएगा, P डैश इज इक्वल टू P/n। तो P डैश कितना हो गया, P कितना है बेटा 60 वॉट, N कितना है 3, कितना आ जाएगा 60/3, बोलोगे मैम 20 वॉट है हमारा आंसर। किस किस का ये आंसर आया भाई, खुश हो जाओ अपने आप में। जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, अब समझ जाओ और सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही से देना, यानी ऑप्शन सी 20 वॉट इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्विकली टेल मी द आंसर लाइक दिस, 2 करके ABCD। A current of 2 ampere passing through conductor produces 80 joule of heat in 10 seconds. The resistance of the conductor is A 0.5 ohm, B 2 ohm, C 4 ohm or is it D 20 ohm? देखो डेटा दिया गया है, अगेन एक ही काम बोलूँगी, गिवन लिखो, और क्योंकि ये बिगनर्स लेवल के क्वेश्चन है तो मुझे उम्मीद है जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक, मैं यहाँ गिवन लिख रही हूँ, तब तक आंसर कमेंट कर देना, मैं चेक करूँगी बाद में। करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे हम, कैपिटल I से, इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ऐसे लिखना, बिल्कुल लिखना है ना, कैपिटल I से। फिर क्या है, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस 80 जूल ऑफ हीट। हीट को हम कॉमनली स्मॉल कैपिटल H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो H हो गया बेटा 80 जूल। बाकी क्या बचा, टाइम दिया है T 10 सेकेंड्स। उसके बाद एक चीज़ और किया करो, ये देख लिया करो हमेशा लास्ट में कि क्वेश्चन में निकालने को क्या कहा है, क्योंकि क्या है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने में इतने मग्न हो जाते हैं और अगर अच्छा आंसर आ गया तो लगता है यही लिख दें, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी समझो। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, सो ओवर हेयर यू हैव टू फाइंड कैपिटल R। अरे यार, ये सिंबल देख के तो आराम से याद कर लोगे, कौन सा फॉर्मूला था, I दिया है, H दिया है, T दिया है, R निकालना है। क्विकली थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, याद करो फॉर्मूले को और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, A B C या D। चलिए अब नाउ इट्स माय टर्न, काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला याद करो, हीट जब हमने पढ़ा था तो एक हमने फॉर्मूला निकाला था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अरे कुछ याद आया कि नहीं, ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं उनके फॉर्मूला फिजिक्स में तो स्पेशली लिख लिया करो, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला नोट डाउन होने चाहिए, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, आपको इतना पता है H की वैल्यू दी है, वहाँ देखो ना बेटा, H की वैल्यू दी है, I की दी है, R निकालना है, T की दी है, तो R आराम से निकाल सकते हो कि नहीं। एक फॉर्मूला याद करो, बस इधर उधर भेज के जो है निकाल लो कहानी। चलिए तो मैं करती हूँ आगे इसे सॉल्व। डोंट माइंड, हाँ, इफ़ माई थ्रोट ऐसा लग रहा है आपको आवाज़, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम ज़ोर से बोलने की। बाकी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो मैं R इज इक्वल टू करके कर दूँ, R इज इक्वल टू किया, इन सबको जो है दूसरी साइड भेज दिया, H अपॉन I स्क्वायर T। क्या समझे भाई, R को यहाँ रख दिया, इन दोनों को नीचे भेज दिया। आई होप ये समझ आता है, इक्वल टू साइन के इधर उधर चीज़ों को भेजना। R इज इक्वल टू, नाउ यू कैन जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज, H इज 80 जूल, I कितना है 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 लिख दो जैसा कंफर्टेबल हो, T 10 है, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, R कितना आ गया 2 ओम। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे हंसते हैं कि मैम 10th स्टैंडर्ड में ऐसे सॉल्व करा रहे हो बच्चों जैसे। देखो बेटा, अपने यहाँ वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, किसी का हो सकता है थोड़ा मैथ्स वीक हो, तो घबराना नहीं, यहाँ से सीख के जाओ, लेकिन एग्जाम में गलत मत करो। माई पर्पस इज दैट, सो आई विल गो इनटू वेरी बेसिक्स, चलेगा। ठीक, आंसर क्या आना चाहिए 2 ओम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। होपफुली सभी का यही आंसर आया होगा। गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, और कुछ बच्चे जो ऐसे ही बैठे हैं नोटबुक निकाल के बैठो भाई, सॉल्व कैसे करोगे नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन पर्सनली, तो मैं ज़रूर चेक करूंगी कि क्वेश्चन 3 का किस किसने सही आंसर दिया है। इफ n equal resistances are first connected in series and then connected in parallel, the ratio of the maximum to the minimum resistance is a n, b 1 upon n square, c n square, or is it d 1 upon n। क्यों बोला कि भाई आई लाइक दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा बोलते हैं
आपको सॉल्व करना है, कोई वैल्यूज तो दी नहीं है, तो इसमें थोड़ा बच्चे उलझ जाते हैं। लेकिन अगेन इट्स अ बिगिनर्स लेवल क्वेश्चन, सो आई होप यू गाइस कैन डू इट। थोड़ा वक्त दे रही हूँ, और चाहिए तो पॉज करके ले लो यार। क्या दिया है मैं तब तक एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको बोला n नंबर इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, कितने में कनेक्ट हुए, कितने में मतलब क्या भाई, सीरीज है पैरेलल है, मैम 2 ही तो पड़े हैं, कितने होंगे, 2 ही है, तो एक सीरीज यानी कुछ यूं कनेक्टेड होंगे n नंबर, और पैरेलल यानी कुछ यूं कनेक्टेड होंगे n नंबर के। चलती जाए कहानी, ऑलराइट, ये नीचे तक चलता जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, यू हैव टू रिमेंबर आर इक्विवेलेंट। बेटा पैरेलल में कितना होता है आर इक्विवेलेंट, सीरीज में, सॉरी पहले सीरीज कर लेते हैं, छोड़ो भाई पैरेलल छोड़ो, पहले सीरीज करते हैं। सीरीज में कितना होता है इक्वल रेजिस्टेंस, अगर ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, एक ही क्यों ले लिया बेटा, क्लियरली दिया है इक्वल रेजिस्टेंस। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन, 2 बार पढ़ा करो अच्छे से क्वेश्चन को, तो कहानी समझ आएगी। तो आर नंबर ऑफ इक्वल है, तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, n नंबर ऑफ r है, तो सिंपली मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, n इंटू आर कर सकती हूँ कि नहीं, बिल्कुल, ये हमने निकाला भी था, सॉल्व भी किया था। चलिए ये आर एस हो गया। अब आर पी, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कितना होगा, हमें ऑलरेडी पता है, पैरेलल में ऐसे ऐड करते हैं 1 अपॉन करके, तो इसमें आप सिंपली क्या कर दो, आपको सिंपली करना है r अपॉन n, कुछ यूं कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल चलेगा। r अपॉन n क्यों किया, यानी जितने नंबर ऑफ n होंगे, यानी फॉर इंस्टेंस चलो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल आते 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 कितना हो जाएगा, बोलोगे मैम कोई दिक्कत नहीं, n से हम डिवाइड कर लेंगे। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ये 1 अपॉन आर पी है, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, ये कुछ यूँ हो जाएगा 1 अपॉन आर। समझो मेरी बात को, ये मैंने इन्वर्स करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। आई होप इस बात में कंफ्यूज नहीं हो गई, ये इसका फॉर्मूला होता है, इतना पता है कि नहीं। अब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे, तो कहानी बहुत आसान हो जाती है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड जैसा नहीं है। आपको क्या करना है, आप अगर चाहते हो, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इस केस में क्या करें, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट सिंपली इन्वर्स इट। आप चाहो तो आप इसको सिंपली इन्वर्स कर सकते हो, ये तो हो गया n अपॉन आर। अब आप क्या करो, इसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, आर पी इज इक्वल टू, तो मैंने शुरुआत में यही किया था, पर मैंने सोचा एक बार भाई एक्सप्लेन कर दिया जाए क्या स्टोरी थी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए, इफ एनी वन ऑफ यू रिमेंबर्स कि हमने देखा था मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आर की कब होगी, तो कुछ चीज़ याद रखो, अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हमने क्या किया था भाई, सीरीज में लगा दो, क्योंकि सीरीज में n मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई चीज़ किसी से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा ना, एज कम्पेयर टू कोई चीज़ किसी से डिवाइड हो। कोई चीज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो दोनों जगह n2 है, तो 2 इंटू आर कितना हो गया, 2r, और r बाय 2 कौन सा बड़ा है, तो बोलोगे मैम ऑफकोर्स 2r ज़्यादा बड़ा है, मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा बड़ा आएगा, यानी r सीरीज में हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू r की, और r पैरेलल में हो जाएगी मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू। व्हाट यू हैव टू डू इन द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी आपको क्या निकालना है, r इक्विवेलेंट में आपको निकालना है r मैक्स अपॉन r मिनिमम। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए अगेन बता रही हूँ पसंद है भाई, क्योंकि थोड़ी आपको दिमाग इसमें यूज़ करना पड़ता है अच्छे से। चलिए, r मैक्स क्या है, बोलोगे मैम r s सीरीज वाला, और r मिनिमम क्या है, r पैरेलल। सिंपली यू कैन जस्ट पुट दीज वैल्यूज, r s इज n इंटू r, वेर एज r p इज r अपॉन n। इसको कैसे सॉल्व करोगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो गया, n इंटू n। वॉट इज n इंटू n, यू कैन से n स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, आपका रेशियो क्या आ गया, n स्क्वायर। तो कहीं भी आपको दिख रहा है ऑप्शन में n स्क्वायर, ज़रा मुझे बताओ, तो क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन सी, n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसे भी सही से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a 220 volt 1000 watt bulb is connected across a 110 volt mains supply. The power consumed will be A 1000 watt, B 750 watt, C 500 watt और is it D 250 watt। इसमें हल्का और दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रेन खोलना पड़ रहा है, तो फिर भी आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या दिया है बेटा, बस इतना बता दो मुझे,
ये बल्ब में क्या दिया रहता है वॉट और वोल्ट में? बोलोगे मैम ये रेटिंग ऑफ अ बल्ब है, यानी बल्ब जब ऐसे घुमा के देखोगे ना आपको रेटिंग दिखेगी वहाँ पे, तो ये रेटिंग है। अब ये क्या है? ये मेन सप्लाई का वोल्टेज है। डिफरेंस समझो, ये बल्ब की रेटिंग है और ये मेन सप्लाई का वोल्टेज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी पावर ये बल्ब कंज्यूम कर रहा है। तो आपको अगेन पावर, वोल्टेज, इनका जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा याद करो और उसके बाद जो है इसे सॉल्व करो। आई होप थोड़ा टाइम मैं इसमें ज़रूर दूंगी क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ईजी है। इस साइड पे जो है हम गिवन लिख देते हैं। क्लियर है? क्या क्या है रेटिंग में? क्या दिया है? 220, क्या दिया है देखें, 220 वोल्ट, 1000 वॉट, ऐसे करके रेटिंग देते हैं अपन। और मेन सप्लाई की पावर कितनी है? मेन सप्लाई की पावर नहीं है भाई, वोल्टेज है, पावर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वोल्टेज है। ठीक है, पावर तो निकालना है पलक मैम। चलिए तो इसको जल्दी से निकालो, जल्दी से सॉल्व करो। ओके, ट्राई करो भाई क्वेश्चन को। अच्छा, एक छोटी सी हिंट मैं दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। दो चीज़ें देखो, मैंने आपको क्या बताया, दो टर्म्स बताए, सुने ध्यान से, रेटिंग और एक कंज्यूम्ड। ये दोनों अलग हैं। एक तो बेटा बल्ब की रेटिंग मतलब क्या कि यार इतना मेरा मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा दोगे तो मैं गया। और 100 वोल्ट मेन सप्लाई, यानी इतना हमने सप्लाई दिया है, तो पूछ रहे पावर कितना है। तो रेटिंग वाला अलग है, कंज्यूम्ड वाला अलग है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज कहीं नहीं जाना है, यहीं पे आओ भाई। वाइट बोर्ड पे हम इसको अच्छे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसको समझ आ रहा है वो अपने हिसाब से बिल्कुल करता रहे सॉल्व। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पावर का एक फॉर्मूला याद करो। अब यहाँ पे कहानी वही आती है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। किस किस को ये फॉर्मूला याद है? पावर है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है। तो आपको बच्चे बोलेंगे मैम रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, इसको फिर हम क्या करें कि हम ये फॉर्मूला लेने से रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि हमें लगा रेजिस्टेंस दिया नहीं है, करना क्या है। तो समझो इस बात को, रेजिस्टेंस दोनों में सेम होगा कि नहीं? अरे इसमें दोनों है ही क्या बेटा, बताओ मुझे। बल्ब आपका कनेक्टेड है, मेन जो सप्लाई है, रेजिस्टेंस तो वही का वही रहेगा। सर्किट है ना, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हो? यहाँ मैं बनाऊँ एक सर्किट डायग्राम, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। कैसा बनाया है ये एक स्विच है, यहाँ पे मैंने बना दिया एक बल्ब, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक मान लो आपका ये मेंस का सप्लाई है वोल्टेज का। तो रेजिस्टेंस तो आपको यही दिख रहा है ना, दूसरा तो कोई आया नहीं। और यहाँ पे हम फिलहाल तो है इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते नहीं हैं ज़्यादा। जब मैंने पढ़ाया था तब भी बोला था बेटा ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं तब भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको जितना पता है, मैंने कहा था इस क्लास के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना समझो। तो बिगिनर्स लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है। एक ही रेजिस्टेंस रहेगा जिसको हम फिलहाल आर से डिनोट करते हैं। तो आर चाहे पावर की रेटिंग की पावर हो या कंजम्पशन की पावर हो, सेम होगा कि नहीं। तो इससे मैं एस्टैब्लिश क्या करना चाहती हूँ समझो। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें क्लियर है। दो चीज़ें क्या थी, एक थी पी रेटिंग, तो मैं इसको लिखूंगी पी, नीचे लिख दूंगी रेटिंग। ओके, इसको नोट करना है, करते जाओ। पी रेटिंग इज इक्वल टू वी आर, क्या है, रेटिंग ही है, वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। एक तो ये हो गया, और क्या हो गया, पी कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, क्या हो गया, पी ये वी सी स्क्वायर अपॉन आर। सी क्या है इसमें, कंज्यूम्ड है। पूरा कौन लिखे भाई, फिर से समझ जाओ। यानी अब इन दोनों चीज़ों में सेम क्या दिख रहा है, बोलो मैम यहाँ पे भी आर सेम है, यहाँ पे भी आर सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख दें, इधर पे चलेगा कि नहीं, आर को इधर ले आओ और पी को उधर ले जाओ। कुछ नहीं, मैथ्स का काम करना है थोड़ा सा। आर को इस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, पी को नीचे ले आओ। आर इज इक्वल टू ये हो गया, ये हो गई अपनी इक्वेशन 1, और आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, वी सी स्क्वायर अपॉन पी सी, ये हो गई इक्वेशन 2। 2 मिनट दे रही हूँ, आराम से आंखों से देखो भाई क्या किया है हमने। कुछ नहीं, दोनों फॉर्मूलाज को लिखा है, आर सेम होगा तो आर की जगह डाल दो। अब भाई जब आर की वैल्यू ये भी है और जब आर की वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को दोस्त बना दो ना। जैसे मेरी एक दोस्त है स्कूल की और एक कॉलोनी की फ्रेंड है, और उनकी कॉमन फ्रेंड मैं हूँ, तो मैंने कहा चलो दोनों को मिला देते हैं। तो जब ये दोनों भी सेम है, इन दोनों को मिला दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन डू ओवर हेयर, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं। क्या करो, इन दोनों को एक करके लिख दो। कैसे लिखते हैं ये, आप बहुत समझदार हो भाई। वी आर स्क्वायर इज अपॉन पी आर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर अपॉन पी सी। ओके, ये पी सी किसी से मल्टीप्लाइड नहीं है, कंजम्पशन वो नीचे लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब कुछ मत करो, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने वैल्यूज़ लिख दी हैं।
आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू निकालनी है। किधर है पावर कंज्यूम्ड, ये रहा पीसी। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर तो लिख दो, बेचारे को नीचे लिख रखा है, थोड़ा तो इंपॉर्टेंस दो उसको भाई। तो सिर्फ मैंने शफलिंग का काम किया है, और जिसको ये नहीं समझ आए कृपया करके कमेंट करके बता देना, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर से समझा रही हूँ क्या किया मैंने, आर बराबर है दोनों में, तो आर इक्वल टू करके ये इक्वेशन को लिख दिया मैंने, सिर्फ इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड घुमाया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ये इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल टू करके लिख दिया, इन दोनों वैल्यूज को। नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट, पीसी निकालना है, बाकी तीनों की वैल्यू दी है, तो पीसी को मैं ले गई इस साइड पे और बाकी को ले आई मैं इस साइड पे। तो ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला है। एंड व्हेन यू विल रिप्लेस द वैल्यूज, तो क्लियरली वैल्यू क्या दी है, पीसी इज इक्वल टू वीसी स्क्वायर, कितना था वीसी स्क्वायर था आई थिंक, देख लें एक बार यार, कंज्यूम्ड कितना था, कंज्यूम्ड है 110 वोल्ट, कंज्यूम्ड 110 है, सो 110 इंटू 110 स्क्वायर में है अपॉन 220 इंटू 220 इंटू पावर कितना था 1000। इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ये कंज्यूम्ड वाला है और ये रेटिंग वाला है, स्क्वायर में है तो इंटू इंटू करके लिख दिया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, सबका अपना तरीका है। मैं क्या करती हूँ, पहले यार 0 0 काट देती हूँ, उसके बाद 11 1 11, 11 2 22, सेम ऐसे ऐसे चीज़ कर दो। अब यहाँ क्या बच गया, नीचे 4 बच गया और यहाँ 1000, तो सिंपली क्या करो, ऐसे कर दो 500, 2 में कितनी बार आता है 500, 250 टाइम्स। सो व्हाट इज योर आंसर, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 250। क्या लिखूँ ऐसा यूनिट, वॉट में। ऐसा यूनिट को कभी मत खाना, खाना खा लिया करो अच्छे से, लेकिन इसको मत खाना भाई, यूनिट खा ली तो उसके बाद आंसर पूरा गलत, ठीक। चलो देख लो, इसको ऑब्जर्व कर लो, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और जिसका यही आंसर आया वेरी गुड, समझ गए भाई आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। विच मीन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्विकली टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 2 wires of same metal have the same length, but their cross-sectional area is in the ratio 3:1. They are joined in series. The resistance of the thicker wire is 10 ohm. The total resistance of the combination will be A 40 ohm, B 40 by 3 ohm, C 5 by 2 ohm, or is it D 100 ohm? घबराना नहीं भाई, क्वेश्चन को देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हो, कुछ भी नहीं है, सिंपली समझा रही हूँ। 2 वायर दिए हैं, सेम मेटल यानी कि सेम मटेरियल है उनका, सेम मटेरियल होगा तो क्या होगा, बोलोगे मैम यानी जो है उनकी लेंथ वगैरह सब सेम है, मटेरियल भी सेम है, आपने बोल दिया लेंथ भी सेम है, अलग क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इसमें मैम हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ याद करो, रेजिस्टेंस आर इज ऐसे करके कोई रिलेशन लिखा था कि नहीं, आर प्रोपोर्शनलिटी साइन एल अपॉन ए, यानी आर एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड अगर वायर का एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ लेंथ तो कह दिया सेम है, तो लेंथ को बोलो टाटा बाय बाय, लेंथ को बोलो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं रहा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन में कहने का मतलब है अगर ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, यानी ये कैसे चलेंगे, उल्टा, बिल्कुल सीधे नहीं चल रहे हैं। ऐसा होता है पेरेंट्स कोई काम कहते हैं कि ये मत करो तो हम वही करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन है इन दोनों का। एरिया बोलेगा मैं बढ़ रहा हूँ तो रेजिस्टेंस कहते हैं भाई मैं घट रहा हूँ, तू बढ़ रहा है तो मैं घट रहा हूँ। अब ये किस रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में। 3:1 मतलब क्या बेटा, दो चीज़ की बात हो रही है, दो चीज़ की बात इन द सेंस, एक होगा R1, आपको कंसिडर करना पड़ता है क्वेश्चंस में, ओके। फिजिक्स के क्वेश्चन में देखो उदास मत हो जाया करो कि मैम नहीं होते हैं सॉल्व, कभी कभार कुछ चीज़ें बहुत बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाती हैं, लेकिन आप उनको अगर कंसिडर करके लोगे तो आंसर सही निकलेगा, बिल्कुल। और मैथ्स में भी यही कहानी अप्लाई होती है, क्योंकि 2 वायर हैं, कॉमन सेंस लिया करो यार अपनी। R1 एक का रेजिस्टेंस R1 होगा, एक का R2, तो भाई दूसरे का एरिया A1 दूसरे का एरिया A2। अब इन्होंने दिया क्या है गिवन में, मैं आपको बता दूं, गिवन में इन्होंने दिया है कि यार A1 पहली वायर का रेजिस्टेंस, A2 ये किस रेशो में है, 3:1 यानी 3/1, समझते हो ना रेशो। सो अगेन कुछ कहेंगे मैम ये बोला तो नहीं है, बेटा सब चीज़ क्वेश्चन में दे देंगे तो हम 10th क्लास में आके सॉल्व क्या करेंगे। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को समझना सीखो, है ना। वो आपको क्लियरली नहीं कहेंगे लेकिन घुमा फिरा के वही बात कहते हैं। बोला एरिया रेशो में है तो ऑफकोर्स 2 वायर हैं, 2 एरिया होंगे। एक को मेरा मन क्या है A1 लेने का, तुम्हारा जो मन करे A' ले लो, A45 ले लो, पर ऐसे करते नहीं हैं हम। बच्चों का सवाल रहता है मैम A1 A2 क्यों लेते हैं, A' भी जो लेना है लो, कंसिडर ही तो करना है।
कोई दिक्कत नहीं है, इजी टर्म्स ले लिया करो तो आसानी होती है। A1/A2 3/1, इतना क्लियर है कि नहीं? अब मैंने क्या रिलेशन आपको बताया, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन। तो अगर मैं ऐसा कहूँ तो चलेगा, ज़रा मुझे देख के बताना, R1/R2, ठीक है, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस अपॉन सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस। इसके सामने क्या मैं R1 के सामने A1 लिख सकती हूँ, हाँ कि ना? क्योंकि अगर मैंने R1 के सामने A1 लिख दिया तो ये बात ये कहेगी कि अगर R1 बढ़ रहा है तो A1 बढ़ रहा है, मतलब एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी तो बताया मैंने, उल्टा रिलेशन है, बिल्कुल लड़ाकू है। एक कहता है मैं बढ़ूंगा तो तू घटेगा, तो यानी इस केस में हम क्या करेंगे, R1 के लिए A1 को लिख देंगे नीचे, बिकॉज अगेन ये वाला साइन भी वर्क करता है, जिसको जिस वे से समझ आए, ठीक है, इस फिनोमेना पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगेन R2 के लिए यहाँ पे आ जाएगा A2। बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, सो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेल R1/R2। कुछ देख रहे हो रिलेशन, A2/A1, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, A1/A2। तो इसको अगर मैं इन्वर्स करूँ तो कोई दिक्कत है कि नहीं? लोग मैम कोई दिक्कत नहीं है, A2/A1 कर दूँ, इसको ऊपर नीचे किया तो इसको भी ऊपर नीचे कर दो, यानी ये क्या हो गया 3/1। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3/1। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। ये बात समझ आई कि नहीं? अब यहाँ पे R2 है, इसको मैं इधर ले आती हूँ, R1 = 3 × R2। बिल्कुल क्लियर है। हमें क्या बताना है बेटा, एक R की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी है, थिकर वायर की दी है वैल्यू, क्या है 10 ओम है। क्या वैल्यू है, 10 ओम है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो R1 = 3 × 10, R2 क्या है 10 है, ये लो, आ गया आपका आंसर। कितना आया, R1 कितना आ गया, एक मिनट रुक जाओ भाई, R1 कितना आ गया, R1 आ गया मैम 30 ओम। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, बताइए ज़रा, ये बात बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, अब गलती क्या करते हो, वैसे तो आपको आंसर बिल्कुल बहुत इजी दे दिए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं किया गया है, लेकिन पता है ऑप्शन में ये आंसर भी रहता है, तो बोलोगे मैम यही तो आंसर है। नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा है, हमेशा सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन पढ़ लिया करो। क्वेश्चन ने पूछा है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बेटा ये तो एक का रेजिस्टेंस आपने निकाला, आपको टोटल निकालना है, यानी एक दिया है आपको 10, तो ये क्या हो जाएगा 30 ओम प्लस 10 ओम। डायरेक्ट प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि क्लियरली दिया है सीरीज में है, सीरीज में डायरेक्ट एडिशन करते हैं। तो RS कितना हो जाएगा टोटल, 30 + 10 कितना होता है 40 ओम, 40 ओम विल बी योर आंसर। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? यानी ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन ए आ जाता है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे क्वेश्चन को बिल्कुल, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखने हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन दी सर्किट पावर डेसिपेशन इज 150 वॉट देन R इज। आपको यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन तो दिया ही है मैम, सर्किट दिया गया है, ये सर्किट दिया है भाई, इस सर्किट में आपको देखना है कुछ वैल्यूज दी हैं और उसके बाद आपको बताना है R की वैल्यू क्या है। तो जल्दी से डायग्राम को ऑब्जर्व करो और क्विकली बता दो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तब तक मैं बता देती हूँ सर्किट में क्या दिया है, 15 वोल्ट का आपको दिया गया है सप्लाई भाई, वोल्टेज आपका 15 वोल्ट है। अब यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिख रहा है भाई मुझे, एक जगह दिया है 2 यानी ये होगा 2 ओम और एक जगह दिया है कैपिटल R। कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं, काफ़ी आसान सी कहानी है, यहाँ पे एक जॉइंट दिख रहा है, अलग अलग करंट इनमें जाएगा, यानी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाट यू हैव टू टेल, यू जस्ट हैव टू टेल पावर डेसिपेशन भी दिया है, R की वैल्यू निकालनी है आपको कि ये R जो है भाई इसकी वैल्यू क्या है। सो क्विकली सॉल्व इट, आई विल जस्ट टेल यू द गिवन थिंग्स। P इज 150 वॉट और आपका वोल्टेज कितना दिया है 15 वोल्ट और एक की वैल्यू दी है आपको 2 ओम दिया है ना, और एक दिया है R। तो आपको R की वैल्यू इनको बतानी है, ठीक है। तो जल्दी से देखो यार R की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, पहले भी मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला अभी शायद पीछे ही आ गया था। ओके चलिए मैं सॉल्व करके बताती हूँ। P = V²/R। अरे पीछे देखा था कि नहीं, बोलोगे हाँ मैम ये फॉर्मूला तो देखा देखा लगता है। अब इसमें ये जो R है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस है बेटा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस यानी ये RP है। तो P = V²/RP। देखो अब एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, इसमें एक काम करना, RP मतलब क्या भाई, इक्विवेलेंट है टोटल रेजिस्टेंस, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इस R की। तो इस R की वैल्यू कैसे आएगी हमें पता है, RP या R इक्विवेलेंट जो भी कह दो,
ये कैसा होगा, इसको अपन कैसे निकालते हैं पैरेलल में, 1/RP इज इक्वल टू, ये क्या दिया है 1/R प्लस 1/2 है कि नहीं सही, ये इक्वल टू का साइन है भाई, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं RP की वैल्यू निकाल लूँ, अगर मुझे RP की वैल्यू निकल गई, मतलब इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू, तो R की निकल सकती है कि नहीं। तो व्हाट वी विल डू फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R पैरेलल, ये टोटल जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इस वैल्यू को लेके हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन R की वैल्यू निकालेंगे। ये एक इजी मेथड है। आप दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हो, आप इस पूरे को लेके यहाँ पुट कर सकते हो, लेकिन वो सॉल्विंग थोड़ी लेंथी चली जाएगी, इसलिए जो है हम स्मार्टेस्ट वे यूज करते हैं। कुछ मत करो, बस इस R को ले आओ इधर, RP इज इक्वल टू V² अपॉन P। ये P क्या है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। RP क्या हो गया बताओ, V² किधर है 15, तो 15 इंटू 15, P कितना है बेटा 150, सॉल्व कर लो इसको, 15 1 ज़ा 15, 15 10 ज़ा 150, इसको आप 5 के टेबल से कर लो, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो मतलब RP कितना आया 3/2। क्लियर है, बिल्कुल पूरी सिचुएशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये RP है, अपन को किसकी वैल्यू डालनी है 1/RP, तो इसको इन्वर्स कर दूं तो चलेगा कि नहीं, तो 1/RP कितना हो जाएगा, 1/RP हो जाएगा 2/3, क्योंकि यहाँ पे अपन 1/RP लेते हैं ना, इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कैन वी सॉल्व दिस वेरी इजीली, 1/RP कितना है 2/3 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R, तो इस पूरी वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/2। अरे यार इसको सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी आपको, LCM ले लो, 6 आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी सॉल्व करके बताऊँ। LCM आ गया 6, 3 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है बेटा 2 टाइम आता है, यहाँ पे 2 दिया है, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार, ये हो गया 3, तो आंसर कुछ मुझे दिख रहा है 1/6, यानी 1/R कितना आ गया, यहाँ लेके आई हूँ मैं इस कहानी को, 1/R इज इक्वल टू 1/6, इन्वर्स कर दो, R इज इक्वल टू 6 ओम। ये है आपका सुंदर सा आंसर। समझ आई कि नहीं बात, फिर से एक्सप्लेन करूं, क्या किया भाई, हमें पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है, RP यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू निकाल दी, देन इसकी वैल्यू को हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है उस फॉर्मूला में पुट किया और कैपिटल R की वैल्यू निकाल ली, विच इज 6 ओम। व्हाट इज द आंसर भाई, कहाँ है 6 ओम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई वेरी वेल होप सभी ने यही आंसर दिया होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे और जल्दी से मुझे बता दिए इसका एकदम करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इफ R1 and R2 are the resistance of filaments of a 400 watt and a 200 watt lamp designed to operate on the same voltage, then A, B, C या D इन चारों में से क्या रिलेशन होगा। आसान सा ये क्वेश्चन है एंड अगेन सेम ही फॉर्मूला पे बेटा वो रिवॉल्व हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V²/R। ये फॉर्मूला अब समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते करते क्या होता है, सबसे मजेदार बात यह है कि फॉर्मूलाज याद ही हो जाते हैं, तभी मैं स्टार्टिंग में नहीं कहती कि इसको रटो, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करो तो आपको फॉर्मूला जो है ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। P इज इक्वल टू V²/R फॉर्मूला से जल्दी से इसे सॉल्व करो, हिंट दी है थोड़ी सी मैंने, बेटा वोल्टेज बोला है सेम रखा गया है, तो इस केस में V दोनों का सेम हो जाएगा। तो जब V सेम हो जाएगा तो आप कुछ देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, ऐसा कुछ रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो पीछे एक क्वेश्चन किया था, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस, ओके लेट्स जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके जल्दी जल्दी सॉल्व करने की बेटा हैबिट डालो, इस टाइप की कुछ कहानी होगी तो P1 एंड P2 ले लो और R1 एंड R2 ले लो। क्लियर है, कैसा रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, P1/P2 इज इक्वल टू R2/R1। क्यों लिखा है, इनवर्स रिलेशन है, पीछे भी बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो P1 है 400, P2 है 200। क्लियर है, और ये कितना हो गया R2/R1। कितना आया है आंसर, इसको सॉल्व करो, ये 1 ये 2, तो R1 को इधर ले जाऊं तो R2 कितना हो गया 2 टाइम्स R1। कुछ भी नहीं था यार इस क्वेश्चन में, लो भैया आ गया रिलेशन। ऐसा रिलेशन दिख रहा है कहीं, बोलो बिल्कुल मैम, ऑप्शन बी में क्लियरली दिया है R2 इज इक्वल टू 2R1। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से आप इन पे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। होपफुली सभी ने जो है ऑप्शन बी दिया होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज अ करेक्ट रिलेशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
8 पे डायग्राम वाला सर्किट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करिए और जल्दी से आंसर बताइए। क्या है क्वेश्चन? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। ये आपको दिया है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और बहुत सारे, यहाँ बोलोगे मैम इतने सारे रेजिस्टेंस है, आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी सी या डी ऑप्शन में से बताना है। नाउ इस क्वेश्चन में मैं कुछ समय दूंगी, इस डायग्राम को देखो। क्या होता है? ये एक कॉम्बिनेशन है, अलग अलग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। दो कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीरीज और पैरेलल, तो इन दोनों का मिक्सचर है भाई। मिक्स सब्जी बनाते हैं वैसे मिक्सचर डाल दिया। नाउ आपकी स्मार्टनेस है भाई, आपको पता होना चाहिए कि मैं पहले कौन सा सॉल्व करूं और फिर से कौन सा सॉल्व करूं। तो इस क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मेरे साथ नोट डाउन करते जाना। क्या करूं? देखो ये एक पॉइंट है, एक ये एक पॉइंट है। अब यहाँ से चल के जाओ ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे चल के जाओ ऊपर वाली साइड पे। जब मैं इधर गई तो मुझे दिखा ये दो डब्बे जो हैं किस में है? पैरेलल में है। इतना दिख रहा है, ये भी है अपने आप में पैरेलल में। तो सबको एक साथ मत सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें कोई बहुत नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक हो और आप एकदम से सॉल्व कर लो, हल्का सा टाइम टेकिंग है लेकिन आंसर आपका सही आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल कहानी क्लियर है। चलिए भाई, अब मैं जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको एक नंबर या नेमिंग दे दूँ। क्या नेमिंग? कि अपन पहले कौन सा सॉल्व करेंगे फिर दूसरी कौन सा सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने इस वाले सॉल्विंग पार्ट को दे दिया है नंबर 1, ओके, इसको दे दिया है नंबर 2, फिर यहाँ से जब हम नीचे आए इसको दे दिया मैंने नंबर 3, इसको दे दिया नंबर 4। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ भाई, समझो मेरी बात को। अब नंबर 1 बेटा क्या है? नंबर 1 है पैरेलल में। तो आप क्या करो, आप आ जाओ इधर मेरे साथ में और यहाँ पे लिख दो नंबर 1 वाला जो हमें सॉल्व करना है। आर किस में आएगा? पैरेलल में आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में आएगा? पैरेलल में। क्या है वैल्यूज? 8 एंड 8 है। कुछ भी नहीं है यार इसमें सॉल्व करने जैसा, बहुत ही आसान है ये। 1/RP हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R प्लस 1/R। क्या है दोनों? 1/8 प्लस 1/8। अब भाई इतने समझदार हो, गलती मत कर देना एलसीएम निकालने की, दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एडिशन करो। तो आरपी कितना आ जाएगा? इन्वर्स कर दोगे तो बोलोगे मैम 4 ओम, ये 1 ये 4, तो कितना आ गया आंसर? 4 ओम। ये कौन आया है? ये आया है अपना आरपी, पहले वाले का। सो व्हाट हैपन्स ओवर हेयर इज, यहाँ पे क्या हुआ देखो, मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। अब जो है कहानी सुलझ चुकी है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी के लिए ये केस ऐसा चल रहा है हमारा, देखो आराम से इसको अभी समझ जाओ, फिर बाद में जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। चलिए देखो, ये 20 ओम है, ये 9 है, ये 18 है, ये 6 है, ठीक है। अब मैंने इसको सिंगल क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है जो कि आया है 4 ओम। तो अब मैं जाऊंगी स्टेप नंबर 2 पे। 2 यानी ये 20 ओम को सॉल्व करना है। अब इसको अकेले थोड़ी ना सॉल्व करूंगी, इसके साथ कौन है? ये रहा। और ये दोनों बेटा कैसे हैं? सीरीज में है। क्यों? एक ही करंट जा रहा है दोनों से, एक ही वायर एक ही करंट, तो यानी 4 और 20 कितने हैं? सीरीज में। तो नंबर 2 डाल के करूँ मैं इसमें? बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप डाल दो जल्दी से, नंबर 2 लिखो। नंबर 2 लिखा। अब नंबर 2 कैसे है? सीरीज में है, तो मैं लिखूंगी RS। सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं। व्हाट आर दी वैल्यूज? 4 ओम एंड 20 ओम। सो यू जस्ट हैव टू ऐड 4 प्लस 20। RS कितना हो गया? 24 ओम। दैट्स इट। ये थी एक की कहानी। दूसरा वाला क्या आ गया? 24। तो अब मैं क्या करूंगी इस डायग्राम में? इस डायग्राम में मैं इन दोनों को हटा दूंगी क्योंकि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है, जो कि कितना है भाई? 24 ओम। ये मैंने लिख दिया। चलो मैम, थोड़े जो है बादल हटते जा रहे हैं, काले बादल। देखो कितना क्लियर हो गया, वो डायग्राम क्लीन हो गया। अब आ जाओ नीचे नंबर 3 पे। नंबर 3 किस में है? फिर से पैरेलल में है। कोई बात नहीं मैम, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से हम सॉल्व कर लेंगे। नंबर 3 कैसे सॉल्व करो? नंबर 3 अगेन पैरेलल में है, तो आपको क्या करना है? आपको RP करना है। 1/RP करो, इज इक्वल टू वैल्यूज हैं 1/9 प्लस 1/18। सो अगेन यू कैन वेरी वेल सॉल्व दिस। इसमें भी कोई अपन को बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 9 एंड 18 का आप LCM निकालोगे तो कितना आएगा? आपका LCM आ जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करो? अब कुछ मत करो, अब जो है यहाँ पे लिख दो 9 की टेबल में 18 आता है 2 बार, 18 के टेबल में एक ही बार। 1/RP हो जाएगा 3/18। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 6 आ गया, तो कुछ मत करो, 1/6 है, इसको 6 कर दो।
यहीं पे बस मैंने करके दिखा दिया, समझ जाओ, ठीक है। 6 ओम, ये आ गई एक की वैल्यू, तीसरे की वैल्यू आ गई, कितना हो गया 6 ओम। तो इसको हटा के ज़रा 6 तो कर दो, चलो भाई ये भी 6 हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये फोर्थ वाला, तो ये दोनों 6 कैसे हैं, बिल्कुल ऊपर जैसे हैं, बिल्कुल सीरीज में है ये भी। तो इनको आपको बस सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू ऐड दीज टू। तो फोर्थ वन आर एस इज इक्वल टू कितना हो गया, क्या क्या थी यार वैल्यूज, 6 and 6, अच्छा दोनों की 6 ही थी, कुछ मत करो ऐड कर दो, बोलोगे मैम आ गया 12 ओम आंसर। क्लियर है बिल्कुल, ये 12 ओम आ गया। तो यहाँ तक तो कहानी हो गई सॉल्व। ये कितना हो गया, ये हो गया 12 ओम। नाउ लास्ट स्टेप आपके लिए क्या बचता है, लास्ट स्टेप ये है, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, बोलेगे मैम ये दोनों तो पैरेलल में है। सो नाउ लास्टली यू कैन सॉल्व दिस फिफ्थ वन विच यू विल नेम 1/rp इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12। अब मैं यार उम्मीद करती हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। LCM आएगा 24, 1 2 कितना आ गया, बोलोगे मैम 3/24, यानी आंसर कितना हो गया, 24 कितने टाइम आता है, 8 बार आता है। तो RP टोटल आ जाएगा आपका 8 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा लेंदी है। लेंदी और डिफिकल्ट में मतलब समझा करो। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया है एंड लास्ट में आके वैल्यू निकाली है। इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट है भाई, एक सजेशन है, जल्दबाजी मत करना। बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है भाई, 6 + 6 आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है इतना लिख के। दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन। सो इफ एनीवन वांट्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड अवर फाइनल आंसर कम्स एज 8 ओम। ठीक है भाई, देख लो यार आंसर कहाँ दिया है, 8 ओम। ऑप्शन बी 8 ओम विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी बताओ इसका सही आंसर। ये तो हल्का सा थ्योरी पे ही बेस्ड है भाई आपका। इन अ मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट थॉट टू बी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ A आयंस, B एम्पियर्स, C इलेक्ट्रॉन्स और D प्रोटॉन्स। अब मुझे नहीं पता कि इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। सिंपली पूछा है मेटालिक कंडक्टर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया फ्लो करने देता है, करंट को फ्लो करने देता है, उसमें पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जो बोलते हैं फ्लो होता है वो किसके मूवमेंट की वजह से होता है। आयंस हैं, एम्पियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। सो आई होप मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था यार, जब अपन ने पढ़ा था करंट का मतलब क्या होता है। सिंपली करंट का मतलब होता है फ्लो। जैसे अपन वाटर करंट, एयर करंट पढ़ते हैं, तो फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एयर। इधर इलेक्ट्रिक करंट बोला यानी क्या, किसका फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये लिख दिया था, कहानी खत्म नहीं होती है। देखो चार्जेस, अब बोलोगे मैम चार्ज में हमें तो पता है 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। तो क्या इन दोनों में से कौन फ्लो हो रहा है, तो अगेन मैं बता चुकी हूँ इस कहानी का हीरो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं कहूँ फ्लो ऑफ चार्जेस तो भी सही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो भी सही है, इंटरचेंजेबली यूज करा जा सकता है। तो वेरी क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स सी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ और, मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहती हूँ किस किस को याद है ये बात कि इलेक्ट्रॉन्स और करंट का डायरेक्शन क्या होता है। क्या वो सेम होता है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वही करंट फ्लो करता है, या फिर ऑपोजिट होता है। लेट मी सी हु ऑल रिमेंबर दिस आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये तो बड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, टेल मी द आंसर फॉर दिस टू। अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। The number of electrons passing per second through the conductor will be A, B, C या D। फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आपको I की वैल्यू दी है 4.8 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N पासिंग पर सेकेंड अपॉन T आपसे पूछा गया है क्या है। N अपॉन T कैसे कर दिया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N होता है, पर सेकेंड, पर मतलब क्या बेटा, पर वो वाले पर नहीं है उड़ने वाले, पर का मतलब होता है कभी भी पर बोले तो अपॉन में लगा दिया करो उस चीज़ को। पर सेकेंड यानी अपॉन टी। टी कितना है, टी कितना आ गया 1 सेकेंड है, तो उसको ऐसे भी लिखे रहने दोगे तो भी चलेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁹ है कि नहीं, क्या होगा चार्ज, कूलम। सी लगाना मत भूल जाना। ओके, ये डेटा मैंने दे दिया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये कुछ तो याद करो। चलो आ जाओ, कुछ फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिखूंगी। Q = NE,
ये याद है कि नहीं? Q क्या होता है? चार्ज N इंटू ई होता है, क्वांटाइजेशन करके पढ़ा था। और I का फॉर्मूला याद करो, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या लिख दिया भाई ये मैंने? देखो यहाँ पे आपको करंट दिया है, चार्ज तो दिया नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको इस फॉर्मूला के पता है, तो बेटा चार्ज तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या करो, Q की वैल्यू ऐसे कर दो, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ भी Q एक ही है, यहाँ भी Q एक ही है, इन दोनों को इक्वल लिख दो। Q इज इक्वल टू Q यानी एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। इज इट क्लियर? T को नीचे ले आओ, N अपॉन टी इज इक्वल टू आई अपॉन ई। यही तो मैंने लिखा था, N अपॉन टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो N अपॉन टी की तो वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू क्या दी है? 4.8, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली इसको ना है सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है, पॉइंट हटा दो। 16 1 जार 16, 16 कितने से आता है? 16, 3 से अपन कर लेते हैं इसको 48, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, 3 लिखो इंटू 10 टू द पावर, यहाँ माइनस 19 है बेटा, ऊपर आएगा तो प्लस 19 ये हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन विच हैज़ अ सिंपल आंसर। वही कॉन्सेप्ट किया है, दो इक्वेशंस ली हैं, उनको रिलेट कर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी ने यही आंसर दिया हो। देख लिया सोल्यूशन? टाइम नहीं होता है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 11 ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अरे यार टाइम मत लेना इसमें, बिल्कुल भी जल्दी से बता दो आंसर। द VI characteristics of 4 circuit elements are shown below. Which among the following is an ohmic conductor? आपसे पूछा है ओम्स लॉ जो पढ़ा था हमारे साइंटिस्ट ओम थे, उनका कंडक्टर इसमें से कौन सा होगा? A, B, C या D? थोड़ा टाइम दे रही हूँ, वक्त दे रही हूँ भाई। VI रिलेशन है वोल्टेज और करंट का, तो ओम्स लॉ को याद करते हुए उनको जरा श्रद्धांजलि दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। और भाई सही आंसर बता दो, इसमें मत गलत करना, कुछ भी नहीं है, ग्राफ की बात है। ऑलराइट, ज़्यादा टाइम नहीं है यार इस क्वेश्चन में। देखो ओम्स लॉ खुद क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही इनका लॉ था, यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो ग्राफ में समझा करो हमेशा ओरिजिन यानी सेंटर से लेके एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यानी अगर ऐसा कुछ ग्राफ है, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ ग्राफ हम बनाएं अगर, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, तो पास करेगी एक स्ट्रेट लाइन, ये सेंटर है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी जो कि क्या बताती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, देखो यानी देखो ये वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी जो है बढ़ता जा रहा है, ऐसे समझ लिया करो इस बात को। ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? तो कौन सा ग्राफ दिख रहा है यार ऐसा? बोलोगे मैम क्लियरली ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके चलो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। In case of 4 wires of same material, the resistance will be minimum when its length and diameters are respectively A, L and D, B, 2L and D, C, L by 2 and 2D, or is it D, 2L and D by 2? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तरीका ऐसा है जिसमें सॉल्व ही नहीं करना पड़े, तो मैं देखती हूँ किसका जो है बिल्कुल दिमाग तेज दौड़ रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता सकता है। क्वेश्चन 12, मैं राह देख रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आंसर बताओ। इसमें कोशिश करो कि सॉल्व नहीं करो तो बेहतर है, ऐसे ही आंसर पता चल जाएगा। 4 वायर लिए हैं, मटेरियल सेम है, रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा ये बात ध्यान से देखना बेटा। रेजिस्टेंस बोला है आर मिनिमम बताना है, सबसे कम रेजिस्टेंस किस केस में होगा। तो इसके लिए एक छोटू सा रिलेशन हमने पीछे बताया था, चलो हिंट के तौर पे वो भी बता देती हूँ मैं। आर proportionality sign L upon A, यानी R is directly proportional to L, inversely proportional to A। तो अपना दिमाग लगाओ, जब आपको R की वैल्यू क्या चाहिए? मिनिमम, कम से कम चाहिए मुझे R की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी? L की वैल्यू को क्या करूँ? बोलोगे मैम क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, लेकिन बेटा बढ़ाना नहीं है, कम करना है तो कोई बात नहीं मैम, L को भी हम मिनिमम कर देंगे। लेकिन A कैसा है? A तो बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस केस में A बढ़ेगा यानी जिस केस में A मैक्सिमम होगा
तब आर मिनिमम होगा। तो ऐसा कुछ आपको वहाँ पे दिखाना है भाई। अच्छा, लेंथ दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, तो आप सोच के बताओ इसमें से सबसे कम लेंथ, सिर्फ ऑप्शन देख के ही बता दो तो भी काम हो जाएगा। सिर्फ लेंथ पे ध्यान देना है ना। सबसे कम लेंथ किसकी है इसमें से? L, 2 इंटू एल, L/2 या 2L? कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा देख के भाई, कुछ भी नहीं है। L होगी, 2L होगी, L/2 होगी या 2 इंटू एल? क्या होगा इसमें से बताओ? एक ऑप्शन तो सेम ही है, खैर 2L, इसको छोड़ दो, ठीक है। अरे हट जा भाई, हाँ ये 3 है। तो बोलोगे मैम L, जैसे मानो मैम कैसे सॉल्व करें इसको अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं? तो L की कोई भी वैल्यू ले लो, L ले लो, शायद 10 होगा, ऐसे ही ले लो, L 10 है, 2 इंटू एल यानी 20 हो जाएगा, L/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बेटा सबसे कम वैल्यू क्या होगी? कुछ भी ले लो L, अगर L को डिवाइड कर दोगे ना 2 से तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। यानी ऑप्शन सी में क्लियरली दिख रहा है L की मिनिमम वैल्यू यहाँ दी है, तो रेजिस्टेंस भी यहाँ मिनिमम होगा। चलो इतना ही नहीं, आप एरिया को भी देख लो। एरिया मैक्सिमम, ज़्यादा एरिया चाहिए, तो ये तो दिया है D, 2D और D/2। तो ऑफकोर्स व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2 विद द डायमीटर, तब एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। यानी ये वाला ऑप्शन जो है पूरा करेक्ट है, L/2 एंड 2D। इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ये रिलेशन देख के दिमाग लगाना है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। यानी इन दिस केस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी आंसर बता दो। अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm, इट्स डायमीटर इज डबल्ड, नाउ इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? एक पीस ऑफ वायर है, उसका रेजिस्टेंस R इज 16 ohm, ठीक है। अब क्या किया गया है? अब बोल रहे हैं उसके डायमीटर को आपने डबल कर दिया, यानी D' लिख दूं, डैश क्यों लिखा है? नया वाला डायमीटर, पुराना वाला डायमीटर D से डिनोटेड है, ये नया वाला डायमीटर है, यानी कितना हो गया? डबल, यानी 2D हो गया। तो अब पूछ रहे हैं नया रेजिस्टेंस यानी R' कितना होगा। ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, अब R1 R2 भी ले सकते हो, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं R' कितना होगा, तो इसके लिए किसको याद करना है मैम? तो इसके लिए एक छोटू सा फॉर्मूला है, आप उसको याद करो। रेजिस्टेंस और एरिया को लेके ρL/A, ऐसा कुछ फॉर्मूला भाई याद है कि नहीं बताओ मुझे। एक पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर है, R की बात की गई है, यहाँ पे एरिया की बात है। डायमीटर से क्या होता है मैम? अरे भाई एरिया में डायमीटर कैसे नहीं आएगा? क्या होता है वायर का एरिया? क्या लेते हो? πr² लेते हो कि नहीं? तो πr² है, R नहीं दिया है। R क्या होता है? D/2 ही तो होता है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लो, R आ जाएगा। तो बिल्कुल इसका इंपॉर्टेंस है एरिया में। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, थोड़ी बहुत हिंट मैंने यहाँ पे दे दी है, इसको जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। इससे कर रहे हो सॉल्व? बताओ मुझे, इस वाली चीज़ से आ जाएगा समझ? अब देखो कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले को लेके आपको 2 जगह चलना है। कौन सी 2 जगह? एक तो पहले वाला रेजिस्टेंस था और जो है हमारा दूसरा वाला रेजिस्टेंस है। सो स्टोरी इज़ वेरी क्लियर। देखो क्या करना है आपको, आपको सिंपली जो है R, ये तो पहले वाला R है, उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? ρL/A। क्लियर? R तो R ही रहेगा, ρL, A क्या हो जाएगा? πr² लिख सकती हूँ। अब भाई R तो है नहीं, D के टर्म्स में है, तो R क्या हो जाएगा? D/2। डायमीटर का आधा होता है रेडियस का स्क्वायर। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है? R' वाली, तो सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड अप, सिर्फ क्या है? A' हो जाएगा। तो R' इज इक्वल टू ρL, A' क्या होगा? पाई। अब इस केस में क्या बोला है? डायमीटर डबल हो गया, यानी D' क्या हो जाएगा? 2D/2 का होल स्क्वायर। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये D/2 था, डायमीटर डबल हो गया तो क्या हो गया? 2D/2 होल स्क्वायर। ये क्या आया है? बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि πr² की बात है। R क्या होता है? डायमीटर का आधा, और इस केस में डायमीटर को ही डबल कर दिया, इसलिए ये वैल्यू हमने लिखी है। कोई शक, कोई कंफ्यूजन नहीं ना भाई? आओ चलो, अब इस स्टोरी से आगे कैसे बढ़ना है सुनो मेरी बात, है ना। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली जो है आपको क्या बताना है? आपको बताना है जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा। जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा?
तो कुछ मत करो, इन दो इक्वेशन को लेके, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो, इसको आप डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे? आप लिख सकते हो, आप ले लो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू क्या है भाई, ये पूरी वैल्यू रख दो, रो एल आर डैश किधर है यार, ये रहा, पाई 2 अपॉन डी का ये स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर, आर कितना था, ये भी पाई, रो एल, ये क्या है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये मैंने वैल्यू रख दी है, कुछ नहीं किया है, वैल्यू रखी है, बहुत आराम से कर रही हूँ मैं, है ना, देखते जाओ उस चीज़ को, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, इतना क्लियर है। ये इक्वल टू साइन ये रहा। अब क्या करो, सबसे पहले सबसे आसान काम, जो जो चीज़ें सेम हैं उन्हें सबसे पहली फुर्सत में जो है कैंसिल आउट कर दो। इज इट क्लियर और नॉट? अब बेटा ये अपॉन में थी वैल्यू तो ये नीचे आ जाएगी, ये अपॉन में थी तो ये ऊपर चली जाएगी, तो आर डैश अपॉन आर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा डी, ये होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे। इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं किया है मैंने, जो जो चीज़ें मुझे सेम दिख रही थी सबसे पहले मैंने यहाँ कहानी को आसान करना चाहती हूँ, तो उन दोनों को जो है मैंने टाटा बाय बाय कर दिया, और ये कुछ बचा है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, डी बाय 4, और ये क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यार ये 4 4 तो वैसे ही अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, डी स्क्वायर भी अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 4, कुछ ऐसी वैल्यू बची, अरे है कि नहीं, 1 अपॉन 4 आएगा कि नहीं, वो नीचे आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है आर डैश इज इक्वल टू आर बाय 4 करना है। आर की वैल्यू ऑलरेडी दी है बेटा, एक रेजिस्टेंस तो दिया था ना 16, ये देखो ना 16 का डोला है, 16 ओम ऑलरेडी दिया है यार, तो ये 16 अपॉन 4 कितना हो जाएगा वैल्यू, आर डैश इज इक्वल टू 4 ओम, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसको बेटा अच्छे से। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। क्या किया हमने, सिंपली उसको डिवाइड कर दिया, आसान कर दिया करो कहानी को, जो चीज़ें सेम है उन्हें पहले ही कट कर दो, देन वहाँ से सॉल्व कर लो। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। तो यानी आंसर क्या आ जाता है हमारा, 4 ओम करके आंसर आया है भाई, किधर है 4 ओम, ये रहा ऑप्शन सी, 4 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, the resistance of the metallic conductors A increases with rise in temperature, B decreases with rise in temperature, C remains unchanged with rise in temperature, or is it D becomes zero at very high temperature? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटाओगे तो क्या होगा, और सारी चीज़ें आपको बतानी है भाई। तो बोलोगे मैम इससे आसान क्वेश्चन अगेन कोई नहीं बना है, वेरी इजीली भाई। मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर की क्या कहानी है बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, गर्मी आएगी, हाई गर्मी, तो रेजिस्टेंस भी जो है उसके साथ बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस की हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और कैसा डिपेंडेंसी रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ऑप्शन ए हो जाता है वेरी क्लियरली इसका करेक्ट आंसर। और वैसे ही बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो तो जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर बता दिया करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is numerically equal to the resistance offered by A 1 centimeter length of a conductor, B a conductor of unit cross section, C 1 centimeter length of conductor of 1 centimeter square of cross section, or is it D 1 centimeter cube of a conductor? तो फिर से आसान कहानी है, पीछे ही बता दिया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी को ही कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, भूल मत जाना। अब इसका हमने एक फॉर्मूला का क्या देखा था पीछे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हमेशा कहती हूँ एक फॉर्मूला याद रखा करो, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, आर ए बाई एल, ठीक, क्योंकि पीछे ये फॉर्मूला लिखा था इसलिए मैंने ये वाला बताया आपको। चलो तो अभी आपका फोकस होना चाहिए इस फॉर्मूला पे। पूछा जा रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए आप न्यूमेरिकली इक्वल क्या कह सकते हो। तो बेटा इसके ज़रा सामने देखो कौन है, बोलोगे मैम सामने कौन है, भाई सामने देखो, एक है अपना एरिया और एक है अपनी लेंथ, तो ये दोनों पे डिपेंडेंट है। एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर। मीटर भी ले सकते हो कोई बात नहीं, जैसा आपको दिया हो ऑप्शंस में।
चलेगा। तो यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस पे इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इसमें हो जाता है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, अगेन अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। Two resistances are connected in parallel and a current is set through the combination. The current divides itself. A. In the inverse ratio of resistance. B. In the direct ratio of resistance. C. Equally in both the resistances. or D. In none of the above manner. कुछ भी सॉल्व नहीं करना है इसमें भी यार, क्या ही है क्वेश्चन। आपको बोला है पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, ये ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या किया इन्होंने? बोला है एक करंट पास कराया है कॉम्बिनेशन से, यहाँ से जो है करंट पास हुआ है। अब बेटा हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, ये दोनों राहें अलग अलग जा रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है करंट यहाँ पे भी आई चला जाएगा, यहाँ पे भी आई। अरे एक ही इंसान दो जगह कैसे जाएगा भाई? ओमनी प्रेजेंट थोड़ी ना है, वो इधर भी है उधर भी है, आधा होके जाएगा, यहाँ कुछ पार्ट उसका डिवाइड होगा। एग्जैक्टली हाफ नहीं कह सकते लेकिन हम कहेंगे डिवाइड होगा। तो यहाँ मान लो I1 गया, यहाँ मान लो I2 गया। सो इसमें आपको किसको याद करना है भाई? किसको याद करना है? ओम्स लॉ को। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो देख रहे हो भाई क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है कि नहीं? I जो है R से कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेशो कैसा होगा? रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशो होगा। मतलब अगर I1 अपॉन I2 है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? R2 अपॉन R1। इनवर्स रेशो का रिलेशन है। सिंपली थ्योरी से बेस आपको ये ऐसा फॉर्मूला समझना है और आंसर बता देना है। विच मीन्स क्लियरली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन द इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। Coming to question number 17. Tell me the answer of this also bhai. Given three equal resistors, how many different combinations of these three resistances can be made? A6, B5, C4 या D3? थोड़ा सा टाइम दूंगी, जल्दी से आप जो है बना के देख लो कितने बन सकते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोला है? 3 इक्वल रजिस्टर है, इक्वल यानी R R R R होगा, है ना, या 2 2 2, एक ही रजिस्टर्स हैं, इक्वल है उनका रेजिस्टेंस, और जो है पूछा जा रहा है कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो। तो आप बोलोगे मैम हमने तो 2 ही कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, सीरीज और पैरेलल। बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हो, मैं ही बता देती हूँ। पहला तो ये हो जाएगा सीरीज वाला, ठीक है, आर आर और आर, आर 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 हो गया भाई, एक ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा तो फिर से सिंपल है, पैरेलल वाला है, ठीक है, ये 2 बन गए। अब ये भी आर आर आर, ठीक है, इतना तो खैर समझ गए। अब तीसरा देखो कैसे बन सकता है। अभी पीछे ये एक बड़ा सा क्वेश्चन नहीं देखा था जिसमें घुमा फिरा के चीज़ें दी गई थी। तो तीसरे में व्हाट यू कैन डू, आप इनको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे। अरे ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है ना, पहले पैरेलल फिर सीरीज आएगा, पहले पैरेलल को सॉल्व करोगे फिर सीरीज। ये एक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड टाइप का जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन है। क्लियर है कि नहीं? 3 हो गए, अब अपन एक और बना लेते हैं, 4th वाला एक और बन सकता है, उम्मीद है बिल्कुल बनने की। नेक्स्ट अपन कैसे ले सकते हैं? अगला अपन कुछ है जो यूं ले सकते हैं। एक अपन ने लिया यहाँ पे पैरेलल और सीरीज। अब एक और टाइप का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। क्या कर सकते हो, देखो एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है इसमें कि अपन एक सीरीज में बना दें, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से जो है आप लेके आ जाओ पैरेलल में। ये एक चौथा कॉम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल है, और इसके बाद के कॉम्बिनेशन मुझे तो उम्मीद नहीं है कि जा सकते हैं भाई। तो यानी इस केस में क्या हो जाता है, 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, सॉल्व करना है इसको सॉल्व करके आंसर बता दो भाई। 10,000 alpha particles per minute are passing through a straight tube of radius r. The resulting current is approximately A, B, C या D. अब भाई कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में। 10,000 अल्फा पार्टिकल्स बोल दिए, पर मिनट पास हो रहे हैं किससे? एक स्ट्रेट ट्यूब है रेडियस r का। आपको बताना है इलेक्ट्रिक करंट कितना है। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा I से डिनोट करते हैं। I का फॉर्मूला क्या होता है? I कैसे निकाला जाता है? I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है।
अब अल्फा पार्टिकल है, ये चार्ज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बोलोगे मैम चार्ज तो दिया नहीं है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या टेंशन है? क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई, पढ़ा है कि नहीं क्वांटाइजेशन में? तो एन ई लिख दो यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई हो जाएगा, एन कितना है 10,000। चार्ज क्या होगा? चार्ज यहाँ पे हम ले लेंगे 1.6 इंटू 2 लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप 3 पॉइंट जो है लिख सकते हो, 3.2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज इतना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से सेम होता है, तो हम यूजुअली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखो और इसको इंटू 2 कर दो, तो 1.6 इंटू 2 करोगे तो 3.2 आएगा भाई। अब क्या दिया है? पर मिनट दिया है, तो मिनट क्या नहीं लेते भाई, हम सेकंड लेते हैं, तो 60 सेकंड लिख लो। कुछ नहीं है यार, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो मैं इस चीज़ में आपको देना चाहूँगी कि थोड़ी मेहनत आप करो, इसको सॉल्व करो, और मुझे पता है जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -16 करके आ जाएगा आपका करंट इन एम्पियर्स। दिस विल बी योर आंसर। क्यों नहीं टाइम ज़्यादा लगाया? अरे भाई मैथ्स है उसमें, सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, यानी ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर इसमें। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्विकली टेल मी द आंसर फॉर दिस। Two conductors of resistance 2R and R are connected in a series in a battery circuit. The ratio of heat developed in them is A 2:1, B 1:2, C 1:3 और is it D 1:4? यानी आपको दिया है भाई, दो कंडक्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस है 2R, एक का रेजिस्टेंस है R। कैसे कनेक्टेड हैं? ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे मतलब सीरीज में कनेक्टेड हैं दोनों, कुछ यूं, ओके। एक है बेटा 2R, एक है R। अब आपको पूछा है रेशो ऑफ हीट डेवलप्ड इन देम, हीट यानी H, तो कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं, H/H1/H2 क्या होगा, रेशो पूछना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या याद करना है बताती हूँ, H इज इक्वल टू I²RT, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? और अभी मैंने पीछे आपको बात एक आई ही गई थी कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, टेम्परेचर यानी हीट जब बढ़ रही है तो बेटा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी इन दोनों में कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी अगर हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो सिंपली इसको रेशो में कैसे लिख सकते हो, H1/H2, सामने क्या आ जाएगा? R1 ही आएगा, R1/R2। तो क्या है R1/R2? R1 किधर गया भाई? R1 है 2R, गलती से भी गलती मत करना, इसको मत लिख देना पहला। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में जो चीज़ पहले दे दी जाती है उसे ले लिया करो R1। पहले दिया तो पहले आएगा, है ना, पहले आओ पहले पाओ, तो भाई 2R पहले है तो उसको ले लो पहले और इसको नीचे, तो ऐसा कुछ रिलेशन आया है, यानी H1/H2 क्या है? 2/1। सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हो? देखो, लिख तो ऐसे देते हो, ऑप्शन में 1:2 मार्क कराते हो। बेटा समझते हो 2/1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2:1। 1:2, 2:1 एक ही नहीं होता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, इन्वर्स कर दो। तो आंसर है 2:1। ऑप्शन में कहाँ दिया है? ए ऑप्शन को मार्क करना है, बी को मार्क मत कराना। क्लियर है? बहुत सिंपल रिलेशन था, इस फॉर्मूला से निकाल लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, रेशो में ऐसे लिखते हैं, आंसर आपके सामने है। क्लियर? कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर तो बिल्कुल सही देना, इससे आसान क्वेश्चन भाई कोई बनाया नहीं है मैंने इस पूरे वीडियो में ना, सबसे आसान क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताओ, 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश, ए, बी, सी या डी। अब ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन उन बच्चों को जिनको याद होगा, जिससे याद नहीं है उसके लिए आसान नहीं होती भाई चीज़ें। 1 वोल्ट, अब वोल्ट दे दिया गया, वोल्ट क्या होता है? वोल्ट को याद करो, बोलो कि मैम वोल्ट तो वोल्टेज होता है, वी, तो वी के लिए हमने कुछ चीज़ पढ़ी है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं हम इसे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन। अरे ओम्स वाला मत लाना, क्यों? क्योंकि यहाँ जूल और कूलम्ब की कहानी है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, याद है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसकी अगर मैं SI यूनिट लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस की है 1 वोल्ट, वर्क डन क्या होता है? 1 जूल लिख सकते हो, है ना, एनर्जी या हीट जिसे हम कहते हैं, और चार्ज क्या होता है? अपॉन 1 कूलम्ब, तो यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी ऑप्शन ए हो जाता है इसमें करेक्ट आंसर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। इसी के साथ जो है ख़त्म होता है हमारा बिगिनर्स लेवल MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको जो है क्वेश्चन समझ आए होंगे।
लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे स्कूल में टेस्ट मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो वैसे ही आपका कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 20 वो मुझे कमेंट करके बताओ। ये मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है भाई, यहाँ पे जो है एजुकेशन मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी मेरे इस साइड पे जो आप कोर्सेज देख रहे हो, CBSE, NCSE, ओलंपियाड, या फिर जो हायर कॉम्पिटिटिव्स होते हैं लाइक IIT, JEE, नीट, या वो स्टूडेंट्स या वो आपके कजन्स या फ्रेंड्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं, SSC, बैंकिंग, उन सभी की प्रिपरेशन हम कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 100% फ्री हैं हमारे वीडियोस। यानी ऐसा नहीं है 2-3 वीडियो देख लिया आपने और आपके पास आ जाएगा कोई कूपन कोड बाय नाउ, बिल्कुल नहीं। सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, और ये क्यों है, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए। अब सवाल है कि आप हमसे कनेक्टेड कैसे रह सकते हो, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हर जगह हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्टेड रह सकते हो, लेटेस्ट वीडियोस वॉच कर सकते हो। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।